So, good morning, everybody. Now, today is the day number 4 of our CA final financial reporting. Okay, and we have yesterday started a new chapter in AS 102. In AS 102, that is share based payments, we have started, and now today we are going to continue on the same chapter. हमने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था कि व्हाट इज शेयर बेस्ड पेमेंट। तो मैंने आपको इसके नेम से ही स्टार्ट किया था कंसेप्ट कि भाई शेयर से रिलेटेड या शेयर से बेस्ड कोई पेमेंट। तो पेमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि कंसीडरेशन फॉर सम बेनिफिट अराइव्ड, कंसीडरेशन फॉर सम बेनिफिट अराइव्ड। और किस फॉर्म में ये कंसीडरेशन जो दिया जा रहा है, पेमेंट जो किया जा रहा है कंपनी द्वारा, क्योंकि देखिए इंड एस लगते हैं कंपनीज पर और कंपनी पेमेंट कर रही है इन रिलेशन टू व्हाट बेसिस, शेयर के बेसिस पे। सो कंपनी इज गिविंग कंसीडरेशन फॉर सम काइंड ऑफ बेनिफिट अराइव, और ये जो कंसीडरेशन दिया जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स और कैश। लेकिन जब भी ये कैश के फॉर्म में दिया जाएगा तो इस कैश के अमाउंट की वैल्यू जो होगी वो बेस्ड ऑन शेयर्स होगी। ये हमने कंक्लूड किया था। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन में आगे बढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि शेयर बेस्ड पेमेंट्स आर एग्रीमेंट्स बिटवीन द कंपनी and the individuals or company its employees excluding the shareholders। भाई यहां पे क्या करेगा, इंडिविजुअल या जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी को गुड्स और सर्विस देंगे, बदले में कंपनी क्या करेगी, शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम देगी। जनरल एंट्री मैंने आपको बताई थी कि गुड्स और सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट। अब ये शेयर बेस्ड पेमेंट बैंक, कैश और शेयर्स के फॉर्म में हो सकता है। ये जो अमाउंट मीजर करेंगे अपन, इसका जो मीजर, देखिए रिकॉग्निशन एंट्री तो ये रही। मीजरमेंट क्या होगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस हमें वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस को देना है और सेकंड प्रेफरेंस हमें देना है वैल्यू ऑफ इक्विटी को। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? नाउ ओके, फिर हमने इस इंडेस की एप्लीकेबिलिटी समझी थी। तो शेयर बेस्ड पेमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू शेयर्स इशूड टू शेयर होल्डर्स, जिनको हम बोनस या राइट शेयर्स के फॉर्म में शेयर्स देते हैं। सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी इंडेस 32 और 109 में जो हम कवर करेंगे, या फिर अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस है तो वहां पर भी शेयर बेस्ड पेमेंट का इंडेस नहीं लगेगा। सो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन चल रहा था जिसमें हमने 3 चीजें समझनी थी। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। ओके, नाउ ये तो हो गई एप्लीकेबिलिटी, नॉन एप्लीकेबिलिटी। अब आ जाते हैं डी पर, पॉइंट नंबर डी। ये जो शेयर बेस्ड पेमेंट का जो पेमेंट हो रहा है ये किसको होगा? तो मैंने आपको बताया कंपनी और इंडिविजुअल्स को। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। डी, पेमेंट टू होम एंड व्हेन। किसको पेमेंट कर रहे हैं ये तो हमने थोड़ा सा समझा था, लेकिन कब पेमेंट कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक चार्ट बनाएंगे। इमीडिएट पेमेंट, एक तो होगा इमीडिएट पेमेंट टू एनीबडी जिस पर ये इंडेस एप्लीकेबल है, अदर देन एम्प्लॉय। मतलब अगर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में इमीडिएट पेमेंट करना है हमें। दूसरा डेफर्ड पेमेंट, मतलब पेमेंट करेंगे लेकिन आज नहीं, थोड़े टाइम बाद। पेमेंट टू एम्प्लॉय, इज दैट क्लियर? अदर देन दी एम्प्लॉय मतलब मैंने आपको याद हो कल बताया भी था कि हमने बचपन में सीए इंटरमीडिएट में ईशॉप पढ़ा था। ईशॉप इज गवर्न बाय गाइडेंस नोट नंबर 19, और गाइडेंस नोट नंबर 19 में
हमने ये देखा था कि कंपनी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को दे सकती है, बट यहां पर इंडिया 102 बोलता है कंपनी या तो किसी इंडिविजुअल या कंपनी की खुद के एम्प्लॉयज को दे सकती है, एक्सक्लूडिंग दी शेयर होल्डर्स। तो यहां पे इमीडिएट पेमेंट जो हो रहा है वो अदर देन दी एम्प्लॉय, मतलब किसी थर्ड पर्सन को पेमेंट हो रहा है। तो इस केस में एंट्री होगी गुड्स और सर्विस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी। और अगेन ये जो वैल्यू है, वैल्यू बेस्ड ऑन गुड्स और सर्विस एल्स ऑन शेयर्स, जो हमने ऊपर पढ़ा कि पहली प्रेफरेंस क्या रहेगी, गुड्स और सर्विस। दूसरा, अगर उसकी वैल्यू डिटरमिनेबल नहीं है तो हमें निकालनी है एज पर द वैल्यू ऑफ शेयर्स। यस और नो? सर ये इक्विटी की लिखा है, यहाँ पे कैश एंड बैंक क्यों नहीं लिखा? अगर हम डायरेक्टली थर्ड पार्टी को डायरेक्टली कैश और बैंक दे रहे हैं तो फिर तो वो नॉर्मल ट्रांजैक्शन हो गया, वो इंड एस 102 में कवर ही नहीं होगा। तो याद रखना, हम जो कैश और बैंक मतलब इन द फॉर्म ऑफ अगर कैश पेमेंट कर रहे हैं तो वो कैश पेमेंट का पेमेंट करेंगे, दैट इज इन केस ऑफ डेफर्ड पेमेंट टू एम्प्लॉयज, जब हम एम्प्लॉयज को कोई पेमेंट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? डन? ओके, इसको नोट कीजिए। नाउ वी आर मूविंग अहेड। इस केस में क्या होगा सर? किस केस में? जब हम डेफर पेमेंट करेंगे टू एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉय को हम कैसे पेमेंट करेंगे? दैट इज सर्विस, क्योंकि एम्प्लॉय से हम कोई भी गुड्स थोड़ी ले रहे होंगे, एम्प्लॉय तो हमें सर्विस दे रहा होगा। तो सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं मैं। सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या लाइबिलिटी। और ये जो सर्विस है या इसकी वैल्यू जो डिटरमाइन होगी, ये जो अमाउंट है ये कहां से आएगा? वैल्यू ऑफ सर्विस के बेसिस पे। और ये जो वैल्यू ऑफ सर्विस है ये किसके बेसिस पे पे होगा? पेड ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्स। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर विद दिस। या तो रिजर्व आएगा और या तो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी के नाम से आएगा। सर ये कैसे आएगा? आगे अपन डिस्कस करेंगे इन चीजों को। ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट से। अब यहां पे अपने को ये देखना है यहां पे कि कब क्या होगा। शेयर बेस्ड रिजर्व पेमेंट रिजर्व कब होगा और शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी कब होगी? तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कब होगा और शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी कब होगी, उसके लिए भी लिख लेते हैं अपन एक पॉइंट। whenever शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कब आएगा? वैल्यू ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस मतलब शेयर्स इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स। तो दूसरा अगर मैं बोलूं शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी, ये कब आएगी? तो व्हेनेवर अमाउंट वैल्यू ऑफ शेयर्स के बेसिस पे ही निकला है,
बट पेमेंट हो रहा है कैश पे, कैश पेमेंट। तो जब भी कैश पेमेंट होगा ना तो शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी आएगी, क्योंकि कंपनी की ऑब्लिगेशन है। और शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व कब आएगा? जब हम इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में पेमेंट कर रहे होंगे। यस और नो? एक सेकेंड, इसको इंक्लूडिंग नहीं, इसको लिखना है इन, ठीक है, इन इक्विटी शेयर्स। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, दिस चार्ट इज वेरी मच क्लियर। यस और नो? फटाफट से इसको नोट कीजिए। नाउ पॉइंट नंबर ई, पॉइंट नंबर ई, ए बी सी डी, डी पॉइंट हो गया हमारा आज का, एंड दैट इज ई पॉइंट। इसी में ई पॉइंट क्या बोलता है? ये सभी अभी इंट्रोडक्शन में ही चल रहा है। अगर जैसे मैंने आपको #1 चालू किया था ना इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपको शेयर बेस्ड पेमेंट एग्रीमेंट क्या होता है, जर्नल एंट्री क्या होती है, मतलब रिकॉग्निशन और मेजरमेंट कैसे होता है, एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी बता दिया था। फिर मैंने बताया पेमेंट किसको करना है और कब करना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर इमीडिएटली पेमेंट किया है, कैसे किया है, इमीडिएटली पेमेंट किया है, तो वो किसको होगा? अदर देन दी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और यहां पे एम्प्लॉय को जब भी पेमेंट होगा तो वो डेफर्ड पेमेंट होगा, मतलब कुछ समय पीरियड के बाद होगा। फिर मैंने आपको जनरल एंट्रीज उसकी बताई कैसे रिकॉग्निशन होगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर ई पर। पॉइंट नंबर ई बोलता है कि मान लो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 200 रुपीज। इक्विटी शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है? 200 रुपीज है। और आपने एक्सरसाइज प्राइस दी है, जिसको आप ई शॉप दे रहे हो, कितना? 20। कितना? 20। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये कितने का है? 180 का। Now this is what your intrinsic value. What? ये 180 रुपए क्या है आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू? ये 20 रुपए क्या है? लिखना प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी परचेस्ड फ्रॉम कंपनी at ₹20 after 3 years of सर्विस। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बोला कि भाई आपको हम शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम ऑफर कर रहे हैं, लेकिन आपको बदले में 3 साल वर्क करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, मैंने आपको बोला कि जो शेयर 200 रुपए में ट्रेड हो रहा है आज की डेट में, मैं आपको 20 रुपए का शेयर दूंगा। वो समझ में आया? तो ये जो एक्सरसाइज प्राइस क्या हो गई हमारी 20 रुपीज, मतलब ये जो वो प्राइस होती है जिस पे कंपनी शेयर्स ऑफर करती है, मतलब ये प्राइस एट विच शेयर्स कैन बी परचेज फ्रॉम द कंपनी एट ₹20 आफ्टर 3 इयर्स ऑफ सर्विस। अगर 3 इयर्स है, 3 इयर्स मतलब वेस्टिंग पीरियड। ये बात समझ में आ रही है? हेलो, और समझते इसको। मतलब बेसिकली इस लाइन के हिसाब से ये जो एक्सरसाइज प्राइस डिसाइड हुई, ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बन गया कंपनी और उसके एम्प्लॉय के बीच में, या कंपनी एंड इंडिविजुअल के बीच में, जिसके बीच में शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम का डिस्कशन चल रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया दोनों के बीच में। यस और नो? नाउ नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और इस कॉन्ट्रैक्ट में ऑप्शन क्या है कि आगे जाके जो फेयर वैल्यू है ना, वो कितनी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल फेयर वैल्यू आगे जाके कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के चलो
100, एक मिनट, कितनी दी थी मैंने? 200। आगे जाके मान लीजिए मार्केट प्राइस इसकी कितनी हो गई? ₹210। कितने का शेयर था? 3 साल सर्व किया, आपको मिला कितने का? ₹20 का। और आगे जाके बाय द टाइम आप इसे एक्सरसाइज करते, इसकी प्राइस कितनी हो गई? 210। कहना इसे आपको कितने का प्रॉफिट हुआ पर शेयर? ₹190 का। वेरी गुड। तो ये आपकी यहां पे फेयर वैल्यू कुछ क्या हो जाएगी? कुछ मार्केट प्राइस लेस 210 लेस 20, दैट इक्वल्स टू 190। समझ में आया? तो याद रखना, ये जो इस दिन पे इंट्रिंसिक वैल्यू दिख रही है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लो ये 210 ना होकर सिर्फ 200 ही होगी, तो ये आपकी फेयर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180। अरे यस और नो? तो इसका मतलब सर, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और ये जो फेयर वैल्यू है, ये जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। इट इज नॉट इक्वल सर। ये ओके, गॉट इट। ये समझ में आया कि नहीं? कि भाई बढ़ भी सकती है सर, अगर घट गई तो क्या होगा? तो फिर शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम में इंटरेस्टेड रहेगा क्या एम्प्लॉय? फिर तो वो छोड़ देगा, वो कंपनी छोड़ देगा, बोले यार ये जो शेयर ₹200 की आज मार्केट प्राइस है, ये तो बबल बस्ट है, आगे जाके प्राइस तो और कम हो जाएगी। तो आज जो शेयर मुझे ₹20 का मिल रहा है, आगे जाके वो ₹15 का मान लो हो गया। अरे आगे जाके बट अगर ये शेयर प्राइस कम होने वाला है तो क्या तू उस कंपनी में काम करेगा? आंसर इज नो। यू विल बी डिसइंटरेस्टेड। तो फिर वहां पे क्या हो जाएगा? स्कीम कैंसिल हो जाएगी। तो अपन उसकी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अपन ई शॉप में क्या करते थे कि सिर्फ शेयर्स ऑफर करने की अकाउंटिंग पढ़ते थे, वो भी सिर्फ शेयर होल्डर, सॉरी, एम्प्लॉय को, कंपनी के। यहां तो किसी थर्ड पर्सन को भी देख रहे हैं। पहली डिफरेंस आपको देखा कि अदर देन दैट। दूसरा, अगर कुछ चेंज आता है स्कीम में, चेंज आता है मतलब आज कुछ प्राइस है, आगे कुछ और प्राइस हुई, तो उसकी अकाउंटिंग भी कवर होगी। प्लस अगर मान लो शेयर होल्डर ही, सॉरी, एम्प्लॉय भी डिसइंटरेस्टेड हो गया स्कीम से, तो कैंसिल हो जाएगी स्कीम, तो उसकी अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे। ये बात समझ में आ रही है? ओके। तो सर इतना डेप्थ में? हाँ। तो गाइडेंस नोट 19 तो कुछ भी नहीं था जो हमने बचपन में पढ़ा। यस, कुछ भी नहीं था वो। नाउ ये इतना लिख लो फटाफट से। डन। चलिए इस पे आगे बढ़े अपन। चलो इधर देखो, ए इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो ध्यान से। ये जो मैंने 3 years बोला था ना, इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज नथिंग बट दी सर्विस पीरियड। यस और नो? इतने टाइम काम करना पड़ेगा तभी जाके आपको स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। नाउ ये क्या हो गया? ये हो गई फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन। ऑप्शन मतलब जो आपको ऑफर हुआ है ना? तो यहां पे अपन ऐसा कर सकते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन दैट इज ₹190 may not be equal to intrinsic value intrinsic value of option. Yes my dear friends. Now fair value therefore per option does not equal to intrinsic value of
शेयर्स। बोलो यस और नो। डन। ये तुमको समझा क्या? लास्टली बट नॉट द लीस्ट, ई के बाद आता है बच्चों एफ। माय डियर फ्रेंड्स, एफ। एफ में क्या लिखेंगे अपन? सर्टेन डेफिनेशंस। इन डेज 102 की सर्टेन डेफिनेशंस। yes people, certain definitions। स्टार्ट करें। सबसे पहला इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1, ग्रांट डेट। ग्रांट डेट क्या होती है दोस्तों? जिस दिन, याद है ये बचपन में पढ़ी थी, तो इसको लिखना द डेट व्हेन ऑफर इज मेड टू एम्प्लॉयज and approved by shareholders. Is that clear? Date when offer is made to employees and approved by shareholders. That is the grant date. यहां तक में कोई डाउट्स? पक्का? देखो हम ना एक दो लेक्चर हमें लगेंगे चैप्टर के बेसिक बनाने में, उसके बाद हम क्वेश्चन धड़ाधड़ सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि कल 25 मिनट अपन ने लास्ट में पढ़ा था ये, और अभी आज पूरा लेक्चर, ये पूरा बेस बन रहा है। नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टिंग डेट? तो लिखो द डेट when options can be exercised। options can be exercised, ऐसी डेट जिसपे ऑप्शन एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। ये डेट कौन सी होगी भाई साहब? आप सोच के देखो, आज तारीख हो रही है फॉर एग्जांपल से 9 जनवरी, 10 जनवरी सॉरी, तो आज है 10 जनवरी। 10 जनवरी को मैंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को ऑफर दिया शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम का कि भाई साहब आप अगर आप नेक्स्ट 2 ईयर सर्व करते हो, ठीक है, कंपनी को, तो आई विल गिव यू माय कंपनीज इक्विटी शेयर्स एट ₹50 पर शेयर, जिसकी आज फेयर मार्केट वैल्यू है 500, मार्केट प्राइस है 500 रुपीज। मतलब वो मार्केट से खरीदने जाएगा तो उसको कितने का पड़ेगा? मैं कितने का बोल रहा हूं? 50। अब मुझे एक बात बताओ, दिस इज द बेनिफिट ना। तो ये जिस दिन मैं प्रपोजल रखूंगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने और अप्रूवल मुझे जब शेयर होल्डर्स की मिल जाएगी, तो दैट डेट इज नोन एज ग्रैंड डेट। बट वो जो 2 साल जब कंप्लीट हो रहे हैं, जिस साल 2 साल कब कंप्लीट होंगे? आज हो रही 10 जनवरी 2025, तो 10 जनवरी 2027, 10 जनवरी 2027 मतलब 11 जनवरी ऑनवर्ड्स, दैट इज द वेस्टिंग डेट। मतलब कैन बी एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। नाउ मूविंग टू द थर्ड डेफिनेशन। यहां पर एक आएगा वेस्टिंग पीरियड। तो बोले डेट बिटवीन ग्रांट डेट एंड वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग डेट्स, इन दोनों के बीच का ही तो डिफरेंस होगा वेस्टिंग पीरियड। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये तुमको समझा क्या? डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट डेफिनेशन इज एक्सरसाइज पीरियड।
तो इसको लिखेंगे पीरियड आफ्टर वेस्टिंग डेट ड्यूरिंग विच ऑप्शंस कैन बी एक्सरसाइज। ऑप्शंस क्या होते हैं? जो शेयर्स है। एक्सरसाइज्ड, यस और नो। सो हमने 4 डेफिनेशन देखी। दिस इज इट फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट। डन। अब हमारा आता है हैशटैग नंबर 2। हैशटैग नंबर 2 में हम देखेंगे बैकग्राउंड ऑफ द स्टैंडर्ड। क्यों लेके आए? गाइडेंस नोट 19 था ना, तो IFRS 2 की तर्ज पे इंडेस 102 क्यों बनाना पड़ा? कुछ तो नीड होगी ना। तो वाई देयर इज कोलावेरिटी, मतलब वाई देयर इज बैकग्राउंड, व्हाट इज द नीड ऑफ द स्टैंडर्ड। क्योंकि देखो, अगर स्टैंडर्ड की नीड समझ में आ गई तो अपने को याद रहेगा कि यार ये स्टैंडर्ड आया क्यों था। We are not just here to make exemption, we are here to complete entire 5 modules given by the ICAI. तो हैशटैग नंबर 1 के बाद आ जाएगा दोस्तों इंट्रोडक्शन। था हमारा इंट्रोडक्शन में हमने कितने पॉइंट्स पढ़े? ABCDEF। हैशटैग नंबर 2 बैकग्राउंड। अभी बैकग्राउंड पे आया, सिलेबस कब खत्म होगा? 2-1 साल में तो हो ही जाएगा ना। अरे 5 साल में हो जाएगा, टेंशन मत लो। जस्ट जोकिंग, हाँ जस्ट जोकिंग। क्या हो गया? गलत कॉपी लिया है? ऑफिस की कॉपी उठा लाए? ऑफिस में कॉपी नहीं बनी। बहुत बेहतरीन। मान लो सैलरी दी है अभी, यहाँ पे इधर देखो, इधर देखो, बोर्ड पे देखो, प्ले पूरा फोकस यहाँ पे, पूरा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, बाद में लिखना। सैलरी अभी जो रहा कंट्रोल करने का। सैलरी 200 रुपए, ध्यान समझना। किसी की सैलरी 200 रुपए। सर ये तो हमारे स्टाइपेंड से भी कम है। चलेगा, तुम समझो ना 200 रुपए, ऊपर इन 1000 लिखा है, ठीक है। लोग क्या करते थे, सैलरी अगर किसी की 200 रुपए कर दी, ठीक है, उसको कैश पेमेंट दे रहे 100, तो P&L से कितना दिख रहा है कैश सैलरी एक्सपेंस? इसका मतलब सर ईशॉप दिया होगा। यस, ऑफर किया सामने कंपनी ने इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹130 एट ₹30। 130 रुपए के शेयर्स कितने में ऑफर कर दिए? हाँ, मुझे एक बात बताओ, कर सकती है क्या? तो सर बिल्कुल कर सकते, कंसेशनल रेट पे ही तो देना चाहिए, तभी तो सामने वाला इंटरेस्टेड रहेगा। तो फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का एक और नाम पता है आपको? नॉमिनल वैल्यू। इक्वल्स टू ₹10, ठीक है। ध्यान समझना, सैलरी कितनी देनी है? 200 रुपए, और कैश पेमेंट कितना कर रही है कंपनी? 100 रुपए। इक्विटी शेयर कितने की दे रही है? सर 130 की जगह 100 रुपए, 30 रुपए का, तो 100 रुपए का बेनिफिट उसे यहां हो गया। फेस वैल्यू कितने की है? 10 रुपए की, है ना। अभी देखना, ये गाइडेंस नोट मतलब बिफोर IFRS, IFRS के पहले क्या अकाउंटिंग होती थी? मतलब सर बिफोर इंडेस, क्योंकि इंडेस तो तभी आया ना जब IFRS आया। बिफोर IFRS। अब आप देखना अपने गाइडेंस नोट 19 ने कैसे धज्जियां उड़ाई हैं अपने कंसेप्ट्स की। लिखना नहीं है अभी, जो भी हो रहा है कंट्रोल करो, पेन फेंक दो। सर एक ही पेन लाया हूं मैं, वो भी ऑफिस की स्टेशनरी से मारा है, वो बैग नहीं आया मेरा। चलो, बिफोर IFRS एंट्री क्या हो रही थी मालूम? पहली एंट्री हो रही थी सैलरी डेबिट टू कैश कंपनी की बुक्स में,
कैश बैंक 100, क्योंकि सर हाँ बात तो सही है। ओके, एक और एंट्री हो रही थी, कैश डेबिट 2, 30। सोच के देखो ना, शेयर कितने का दे रहे हैं? 30 रुपए का ही तो शेयर दे रहे हैं, 130 का तो शेयर है, दे तो 30 पे ही रहे ना। अरे यस और नो, 10 रुपए की फेस वैल्यू, ये क्या आ गया? ये कब हो रहा था? ये गाइडेंस नोट 19 में हो रहा था। अच्छा, इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। लॉजिकली या टेक्निकली मैं आपको बात बोलूं तो ये एंट्री कुछ ऐसी नहीं हो रही है। कैश बैंक डेबिट, सैलरी डेबिट, 2 इक्विटी शेयर्स कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, यस और नो? कंबाइंड एंट्री जिसको बोलते हैं। हाँ सर, कैश बैंक पेमेंट में 30 रुपए, सैलरी कितने की गई? 100 रुपए, 10 का शेयर। सर ये समझ में नहीं आ रहा है, ये 120 का कैसे हो गया? क्योंकि सर ये बैलेंसिंग फिगर आ रही है, टेक्निकली देखा जाए। वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। वो बोल रहे हैं देखो हमने 100 रुपए की तो सैलरी दे दी, तो सैलरी टू कैश, और उसी कैश को एडजस्ट कर दिया किससे? बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? ये एंट्री में कोई दिक्कत? लॉजिकली ये जो एंट्री इट इज रॉन्ग, बट ये गाइडेंस नोट कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, गलत क्यों है? आपने इस सैलरी को इस 120 के अंदर सेट ऑफ मार दिया, जबकि मुझे एक बात बताओ, हमने कंपनीज एक्ट पढ़ा है, कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? कंपनीज एक्ट बोलता है कि एनीथिंग बियॉन्ड द फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज नोन एज शेयर प्रीमियम, यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, जब आपने नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? नॉमिनल वैल्यू कितनी थी? 10 रुपए की थी, और मुझे बताओ कितने पे शेयर दिया आपने? 30 रुपीज का। तो मुझे एक बात बताओ, मैक्सिमम कितना आना चाहिए आपके पास? 20 रुपए का आना चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम। बट ड्यू टू दिस ब्लेंडर मिस्टेक ऑफ गाइडेंस नोट 19, कितने का डेबिट हो रहा था, सॉरी क्रेडिट हो रहा था सिक्योरिटी प्रीमियम? 100 रुपीज का, यस और नो? गलत बात, अच्छी बात? तो ये 100 रुपए से भी नहीं आना चाहिए, सैलरी भी 100 रुपए से नहीं आनी चाहिए। क्यों भाई? सैलरी आप 200 रुपए की दे रहे हो, आप उसमें से 100 का कैश पेमेंट दिखा रहे हो, तो आप कैश पेमेंट दिखाओगे या पूरा दिखाओगे? अरे यस और नो? ये समझ में आया लूप होल? तो ये दोनों अमाउंट गलत थे कि नहीं? ये अगर समझ में आ गया है तो आगे बढ़ू मैं, ये अगर क्लियरली समझ में आ गया तो आगे बढ़ू। इसको नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन करो इसको, फटाफट से, जो भी हो रहा है अभी कंट्रोल करके फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसको। और एक और चीज हो रही, एक और गलती है इसमें, देखो क्या, आपने सैलरी 200 की दिखानी चाहिए थी, आपने 100 की दिखाई, और टेक्निकली ये 130 का जो था, इसका शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ऐसा कुछ करते थे अपन ई शॉप में, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट ऐसा कुछ करके, ई शॉप रिजर्व तो बनाया ही नहीं आपने। ओके गॉट इट, यस। लिखे? देखो इस पे क्या कमी थी, अपन उससे भी लिखते हैं ताकि आपको याद रहे, क्योंकि समझ तो आप लोगे। बिफोर
IFRS सैलरी ऑफ ₹100, जो एक्स्ट्रा 200 की सैलरी यहां दिखनी चाहिए थी, कितने की दिख रही है? 100 रुपए की। 200 की सैलरी दिखनी चाहिए थी या 100 की दिख रही? तो ₹100, सैलरी ऑफ ₹100 वॉज सेट ऑफ विथ सिक्योरिटी प्रीमियम, therefore expense was overstated, hence to overcome with this loophole, IFRS 2 came into existence. And now Ind AS 102 डन। नोट डाउन कीजिए भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते फटाफट से। नाउ ये प्रॉब्लम समझ में आई, तो फिर कौन आया पिक्चर में? IFRS 2, और उसी की तर्ज पे आया Ind AS 102। यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। प्रीवियसली there was गाइडेंस नोट 19। ठीक है, पता होना चाहिए पहले क्या था, गलती कहां थी। आई होप अभी ये पिक्चर समझ में आई होगी। तो इस रिकॉग्निशन एंट्री की वजह से ही क्या आ गया? इंडिया से 102। समझ में आया अंकल्स, भाइयों और बहनों? डन, आगे बढ़े। नाउ वी आर मूविंग अहेड on the most important, now hashtag number 3. We are moving ahead on hashtag number 3, guidance note number 19 की जगह पे आया IFRS 2 और Ind AS 102। चैप्टर का ओवरव्यू, हमें पढ़ना क्या क्या है इसमें। वो तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम? नहीं, अभी तक तो हम बैकग्राउंड बना रहे थे ना, इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड। अरे यार, शेयर बेस्ड पेमेंट विथ एम्प्लॉइज पढ़ना है हमें। अब इस चैप्टर में पूरा काम की बात यहां से, और शेयर बेस्ड पेमेंट विथ अदर्स। ठीक है, इसमें हमें पढ़नी है 3 चीजें। मैंने याद है आपको पिछले चैप्टर में भी एक ओवरव्यू का चार्ट बनवाया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है, तो अब यहां पे भी अपन वही देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन वाली जितनी बातें थी मैंने आपकी सारी मॉड्यूल में जो दी थी वो सारी चीजें ले ली। कुछ बातें जो मॉड्यूल में नहीं थी डिलीट कर दी, वो भी मैंने ले ली। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए, लॉजिक के बिना तो आप कर ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर? सो पहली चीज क्या पढ़नी है अपने को? लिखिएगा, इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन। दूसरा आपको पढ़ना है कैश सेटलमेंट ऑप्शन या कैश सेटल्ड ऑप्शन। और तीसरा तो बहुत ही खतरनाक है, कैश और इक्विटी
सेटल्ड ऑप्शन। ओके, बस ये चार चीजें पढ़नी है। देखो, एक तो पढ़ना है शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम विद दी एम्प्लॉइज, उसमें तीन चीजें पढ़नी है। पहला, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन। इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन का मतलब होता है कि भाई साहब आपने शेयर बेस्ड पेमेंट स्कीम के बिहाफ पे कंपनी ने किसको, एम्प्लॉय को क्या दिया, इक्विटी शेयर्स ही दिए। इक्विटी शेयर्स दिए तो मतलब पेमेंट किस पे हो रहा है, शेयर्स के बेसिस पे। तो कौन सा अकाउंट बनेगा, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट बनेगा। मैंने आपको यहां पे बताया था आज जो सबसे पहली चीज अपन ने पढ़ी कि एम्प्लॉय की केस में एंट्री क्या होगी, एम्प्लॉय गुड्स नहीं देगा, एम्प्लॉय सर्विस ही देगा। तो सर्विस अकाउंट डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट R/L। आर का मतलब रिजर्व और एल का मतलब लाइबिलिटी। आर कब आएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी वैल्यू ऑफ ऑप्शन, जब जो पेमेंट हो रहा है वो इक्विटी शेयर्स में हो रहा है, लेकिन जब भी पेमेंट किस में होगा, कैश पेमेंट होगा, तो ये कंपनी शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट ओपन करेगी। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आती कि नहीं, पक्का? तो मुझे बताओ, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन जो अब हम यहां पे पढ़ने वाले होंगे, यहां पे मुझे बताओ किस नाम का अकाउंट खुलेगा इंड AS 102 के लिए, शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। क्यों? क्योंकि इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन है। इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन है, इसका मतलब ये वही है क्या जो हमने बचपन में पढ़ा था? हाँ, ये था, आपने सिर्फ इतना सा पढ़ा था, इतू सा था ये। ओके सर, व्हाट इज दिस कैश सेटलमेंट ऑप्शन? ये पहले नहीं था, ये अब आप पहली बार पढ़ोगे। इसका एक और नाम दिया है इंड AS ने, ये मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। इसका एक और नाम क्या है, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट। लिख लो इसको, क्योंकि ये MCQ में भी आ सकता है। इसको शॉर्ट में एक और चीज बोलते हैं, सार। सार समझ रहे हो ना, स्टॉक अप्रिसिएशन राइट्स। ठीक है, और यहां पे कौन सा अकाउंट खुलेगा सर, कैश सेटलमेंट ऑप्शन में। कैश में सेटलमेंट हो रहा है, मतलब स्टॉक अप्रिसिएशन राइट, आंख बंद करके शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी। अच्छा, लॉजिक क्लियर है? क्यों सर ये कैश में पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब कंपनी की ऑब्लिगेशन है, और अगर ऑब्लिगेशन है तो हमने क्या सीखा था इंड AS के फंडामेंटल्स में, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। हमें चेहरा देख के तिलक नहीं करना है, हमें उस ट्रांजैक्शन के नेचर को समझना है। अगर मुझे कैश देना है, मैं एक कंपनी हूं, मुझे कैश ही देना है आपको, मतलब कैन आई से द कंपनी इज हैविंग लायबिलिटी, मेरे पे लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन टू पे मतलब लायबिलिटी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसलिए यहां पे शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी अकाउंट खुलेगा, ना कि शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट। इज दैट क्लियर सर? तो फिर यहां पे ये जो थर्ड ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है, कैश और इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन। कैश और इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन मतलब आज जब आपने ग्रांट डे पे ये ऑफर किया है ना, और सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसको एक्सरसाइज कब कर पाएगा, सर्विस पीरियड के बाद। अब सर्विस पीरियड जितने भी साल की हो, जिस दिन सर्विस पीरियड खत्म होगी, मतलब वेस्टिंग पीरियड खत्म होगी और एक्सरसाइज पीरियड चालू होगा, उस दौरान उस दिन आपको यह पता चलेगा कि सामने वाला कैश लेने वाला है या इक्विटी शेयर्स लेने वाला है। ओके, ये बात समझ में आ रही है? पक्का? आर यू गेटिंग इट? यस और नो बोलो। ओके, तो ये तीन चीजें। तो सर फिर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम एक अलग से एक नई चीज सीखेंगे, जहां पे हमें दोनों रिजर्व खोलने पड़ेंगे। एक तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व भी ओपन करना पड़ेगा और शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। और लास्ट में एम्प्लॉय जब डिसाइड करेगा कि उसे कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना है, देखो या तो वो कैश लेगा या तो वो इक्विटी लेगा, दोनों तो ले नहीं सकता, यस और नो। लेकिन अपने को क्या पता, बीइंग कंपनी, अगर मैं कंपनी हूं, मुझे क्या पता कि फ्यूचर में एम्प्लॉय क्या लेने वाला है? नहीं समझे? समझ गए ना? तो अभी ध्यान से समझना कि यार अगर मुझे आज पता ही नहीं है और मैंने उसको कैश और इक्विटी सेटलमेंट दोनों ऑप्शन ऑफर करके रखे हैं, तो मुझे तो दोनों की काउंटिंग करनी पड़ेगी ना, फॉर द सेक ऑफ द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यस और नो? अब उसके बाद क्या होगा सर, जैसे ही ये दोनों चीजें करोगे, उसके बाद एक्सरसाइज पीरियड 2-3 साल, मान लो 3 साल का सर्विस पीरियड है, 3 साल के बाद सामने वाला जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय मतलब आर्यन तिवारी, आर्यन तिवारी ने क्या बोला, बोले सर मुझे ना कैश सेटलमेंट ऑप्शन चाहिए। अब मैंने तो शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व भी मेंटेन किया है और लायबिलिटी भी मेंटेन करी है,
तो मैं क्या करूंगा, शेयर बेस्ड पेमेंट लायबिलिटी से आरएन को पेमेंट कर दूंगा, और जो रिजर्व मैंने मेंटेन करके रखा था उसको जनरल रिजर्व में डाल दूंगा। ओके ओके, मतलब सर आप दोनों चीजें ओपन करोगे और जो ऑप्शन उसने ऑप्ट कर लिया उससे पेमेंट कर दोगे। डन, यहां तक क्लियर है? ओके सर, इस तीनों को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ, और लास्ट क्या है, अदर देन दी एम्प्लॉय। ये भी अपन ने गाइड, मतलब इंटरमीडिएट में अपन ने सिर्फ इतना पढ़ा था, और इसमें जितना दिया है ना उसका सिर्फ आधा पढ़ा था, क्योंकि वहां हमने क्या पढ़ा था कि कैसे ऑफर कर रहे हैं अपन। यहां तो अपन क्या पढ़ेंगे, ऑफर तो कर दिया, लेकिन मान लो आगे चेंज हो गई स्कीम, कैंसिल हो गई, तो क्या? ओके, मतलब इतना सारा पढ़ना है। हाँ, लेकिन इसीलिए इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। इसका इसका सबसे अच्छी चीज बताओ, मतलब जो अभी पैटर्न चल रहा है, ये हर बार नवंबर में आता है, बट मई में भी बहुत आता है। मई में ओल्ड सिलेबस में बहुत आता था, मतलब जैसे अगर मैं बोलूं मई 23 तक बहुत आया है, ये नवंबर 23 में भी आया है, मई 24 में नहीं आया था, ठीक है, लेकिन नवंबर 24 में आया था। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। मैंने आपको 7 चैप्टर्स बताए थे ना बड़े वाले। अगर मैं आपको वेटेज के हिसाब से बताऊं, कल जो अपन ने एक वेटेज देखा था, कौन सा वेटेज देखा था, ये वाला, ठीक है। अब यहां पे कितने सारे इंडियस है, मैं आपको बताऊं, ये वाले जो है ना, ये 70 नंबर का एफआर है। वो क्या बात कर रहे हो, हाँ यही है। और ये बाकी 40 नंबर का है। अरे तो ये तो पेपर ही 110-15 का हो गया। अरे तो 114 का पेपर आता है भाई साहब, 30 के एमसीक्यू और 70 का करना होता है, 84 का पेपर आता है आपको, जिसमें से 70 का पेपर करना है। ये बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग इट ऑल माई फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस और नो? ओके ओके, नाउ तो हम कहां थे, ओवरव्यू पे। ओवरव्यू समझ में आया, हैशटैग नंबर 3 समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये अगले अपने हैशटैग क्लियर हो गए कि नहीं? सर ये अपना हो जाएगा हैशटैग नंबर 4, ये हो जाएगा हैशटैग नंबर 5, ये हो जाएगा हैशटैग नंबर 6, और ये लास्ट में हो जाएगा हैशटैग नंबर 7। इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद एक हैशटैग नंबर 8 और पढ़ना है अपने को। ऐसा क्यों, बस ऐसे ही मन है, मुझे बहुत जोर से बताना है इसलिए मैंने बताया, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं व्यवस्थित कर दूं ताकि आपको, कि कॉपी हम इतनी अच्छी बनाएंगे कि हमारा रिवीजन भी हम इसी से करेंगे। हमें ना आईसीआई का मॉड्यूल उसके बाद उठाना है ना कुछ। अभी मैं आपको बताता हूं पूरा, इधर आओ। मैंने कल आपको एक चैप्टर बताया था ना, कि एएस से इंड एएस में आने के लिए क्या बताया था मैंने, कौन सा चैप्टर था? इंड एएस 101, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन, याद आया? मैं उस चैप्टर को ना, जो मेरा तरीका थोड़ा सा अलग है, मैं उस चैप्टर को ना सेपरेटली नहीं लेता हूं, उसका बताता हूं कारण। ये जो चैप्टर है ना 101, इंड एएस 101, उसमें ना हर एक इंड एएस का एडजस्टमेंट पीरियड दिया है। अब जैसे मान लो, ध्यान से समझना, इसमें 101 कब लगेगा, जब पहले एंटिटी पे क्या लग रहा था, गाइडेंस नोट 19, गाइडेंस नोट 19 के बाद इंडियन कंपनीज पे लगने लगा होगा 102, तो इन दोनों के बीच में जो ब्रिजिंग गैप है वो कौन लाया होगा, 101, ठीक है। ऐसे ही आपने एक बचपन में पढ़ा होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 19 लीजेस के लिए, ठीक है। तो पहले आपने कौन सा पढ़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, अब आ गया 116, तो इन दोनों के बीच में जो ब्रिजिंग गैप है वो किसने किया, 101 ने। पहले आपने पढ़ा था एएस 21 कंसोलिडेशन, अभी आप पढ़ोगे 110। तो यहां पे जो 21 में सब्सिडरी की अकाउंटिंग थी, वो 110 के बीच में जो ब्रिजिंग है वो कौन करा रहे हैं? तो हर एक इंडियस का क्या, हर एक इंडियस का चेंजेस अकॉर्डिंगली दिया हुआ है, कहां पे, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन पे। हम क्या करेंगे,
मैं उस चैप्टर को सेपरेटली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उस चैप्टर के जो जो इंडियस में जिस जिस जो रिलेवेंट पॉइंट है मैं उनके साथ कवर करते जाऊंगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा वो कवर हो जाएगा? अरे बेटा वो मैं साथ में ही करा रहा हूं ना। अब इसमें हैशटैग नंबर 8, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन। क्योंकि क्या है, मैं इकट्ठा उन ट्रांजैक्शन को कराऊं तो आप याद रख लोगे लेकिन रिलेट नहीं कर पाओगे। अभी चैप्टर के साथ ही उसको मैं कराऊंगा ना तो बहुत प्यारा लिंक होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं उसका क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा, वो आप करके आओगे। क्योंकि वो पता कैसे देते हैं, दो ट्रांजेक्शन दे देंगे और बोलेंगे ये एएस जब लग रहा था तो ऐसा चल रहा था, इंड एएस लगा तो ऐसा हो गया। अब आपको दिखा कि जैसे ही शेयर बेस्ड पेमेंट वाला ट्रांजेक्शन है, आपको तुरंत याद आएगा गाइडेंस नोट 19 ये बोल रहा था, इंड एएस 102 ऐसा बोल रहा था। तो इन दोनों की ब्रिजिंग गैप क्या आएगा? हैशटैग नंबर 8। समझ में आया? ओके, सो नाउ हैशटैग नंबर 8 पक्का। तो बस कितनी चीजें पेंडिंग है चैप्टर, चैप्टर खत्म हो गया, बस इतना सा चैप्टर है, 4 5 6 7 8। फटाफट से हेडिंग डालेंगे हम हैशटैग नंबर 4। अभी तक जो मैंने समझ में आया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो हिट कीजिए ना, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ये बोलना पड़ता है। पहला, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन, हेडिंग डाल लीजिए। ओके, ब्रेक चाहिए, 5 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए। ओके, वेलकम बैक। 5 सेकंड का ब्रेक है हमारा। चलो, इक्विटी सेटल ऑप्शन, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर ऑफ, लिखो साहब, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है ऑर्गेनाइजेशन में 100, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड टू एम्प्लॉइज बेसिकली, है ना, 10। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इक्वल्स टू ₹18 पर ऑप्शन। वेस्टिंग पीरियड इक्वल्स टू 3 years। अब मुझे एक बात बताओ, 3 साल तक सर्विस पीरियड देना पड़ेगा। हर एक एम्प्लॉय को आप कितना ऑप्शन दे रहे हो? एक एम्प्लॉय को 10 शेयर्स दे रहे हो, ठीक है, और 18 रुपए पर ऑप्शन, मतलब 18 रुपए के बदले में, और एम्प्लॉयज कितने? ठीक है, तो कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ या लाइबिलिटी? मतलब कंपनी के लिए एक्सपेंस हुआ या इनकम? कंपनी को एक्सपेंस इनकर करना पड़ेगा ना, मुझे बताओ। तो एक्सपेंस कैसे निकलेगा? 100 एम्प्लॉयज इंटू, जरा बताओ कितने ऑप्शन है? 10 इंटू ₹18 डिवाइड बाई 3, कितना हो जाएगा ये? 6,000 पर एनम। हर साल 6,000 रुपीज का एक्सपेंस कंपनी को बुक करना पड़ेगा, तब जाके 3 साल के बाद ये इनको पेमेंट कर पाएंगे। ओके, एग्जाम्पल कौन सा था ये? 1। एग्जाम्पल नंबर 2, नंबर ऑफ, एग्जाम्पल नंबर 2 लिखो जल्दी से। एग्जाम्पल 2 लिखो। नंबर ऑफ एम्प्लॉय 100, नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय 10, फेयर वैल्यू ₹18 पर ऑप्शन, वेस्टिंग पीरियड 3 years का है, और कंपनी एस्टिमेट्स, कंपनी का एस्टिमेशन क्या है? दैट ओनली 80 एम्प्लॉयज will be
there at the end of wasting period, at the end of wasting period, and estimate stands correct at the end of वेस्टिंग पीरियड। मुझे बताओ कंपनी का मानना क्या है, पहले वाले केस में और इस केस में क्या डिफरेंस है? सर पहले वाले केस में कंपनी को लगा 100 को दिया, 100 के 100 एक्सरसाइज कर लेंगे, लेकिन दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, कंपनी का एस्टिमेशन क्या है, 100 में से सिर्फ 80 वेस्टिंग पीरियड तक रुकेंगे। तो जितने लोग वेस्टिंग पीरियड सर्व करेंगे, 3 साल का सर्विस पीरियड सर्व करेंगे, तभी उनको आप ई शॉप दोगे। सबको तो दोगे नहीं, मतलब 20 को आप नहीं दोगे, तो आप एक्सपेंस कितनों का बुक करोगे? 80 का बुक करोगे। वेरी गुड। तो अपन एक्सपेंस कैसे निकालेंगे बताओ? एक्सपेंस इक्वल्स टू, सर 80 हो जाएगा इस बार एम्प्लॉय, इंटू ₹10 इंटू 18 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू ₹4800 पर एनम। यस और नो? डन। आपने कुछ देखा है यहां पे? आपने यहां पे क्या देखा? आपने एक चीज सीखी कि एम्प्लॉयज का जो एक्सपेंस है, कंपनी सिर्फ उतने एम्प्लॉयज का एक्सपेंस बुक करेगी जो लास्ट ईयर तक रहेंगे, ऑन वेस्टिंग डेट, वेस्टिंग डेट तक जो रहेंगे। यस और नो? अच्छा, इसका मतलब एक और बात समझ में आ रही है, डे 1 पे ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितने लोग हैं, डे 1 पे क्या है, लेकिन ये लास्ट तक कितने बचेंगे, मतलब बेस्ड हर साल इनको एस्टिमेट बदलना पड़ेगा। मतलब पहले दिन तो इन्होंने 100 एक्स के हिसाब से, थैंक यू। कौन चाहिए? तो ये लोग क्या, मतलब इनके पास चार्जर नहीं है? ऐसा बोलना मत, ए नहीं बोलना है। चलो ध्यान से, ओए इधर। इसका मतलब डे 1 पे आपने एस्टिमेट किया कि सारे एम्प्लॉयज होंगे ग्रैंड डेट पे, ग्रैंड डेट के बाद वेस्टिंग पीरियड जब एंड हो रहा होगा वहां तक आप हर साल चेक कर रहे होगे, और हर साल आपका एक्सपेंस पर एनम चेंज हो रहा होगा। तो इसका मतलब एक और चीज हो रही है कि वेन एवर देर इज अ चेंज इन द एक्सपेंस, इट विल बी गिवन इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली। ये नहीं आया समझ में? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे रहे हैं, तो एक नोट डालना, कंसेप्ट नोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है इस चैप्टर का। एक्सपेंस should be recognized on those employees which will be there in company on वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग डेट समझते हो? जिस दिन ऑप्शन एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, जिस दिन से। ठीक है, आगे लिखना, सच एम्प्लॉइज शुड बी एस्टिमेटेड may change, एक मिनट, such employees
should be estimated, may change हटा देना, on grant date और ईयर वन एंड, ईयर वन के एंड पर या फिर ग्रांड डेट पर इसको एस्टिमेट करना है। अब सिंस ये एस्टिमेटेड है, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, ये एस्टिमेटेड है, तो अब ये एस्टिमेट तो चेंज होते हैं, हमने पढ़ा है बचपन में, एस्टिमेट्स तो चेंज होते रहते हैं, हमने ऑडिट में भी देखा है कि एस्टिमेट्स चेंज होते रहते हैं। सो नाउ वी विल सी एस्टिमेट्स may change during wasting period and therefore amount of expense would also change, would also change in the year of, in the year when there is change in estimate। ये कंसेप्ट नोट्स बहुत काम आने वाले हैं इंडिया में। Estimates may change. Estimate. When there is change in the estimate of लिखो यहां तक, चलिए यहां तक लिख लिया। ओके, तो अगली जो लाइन है यहां पे आप लिखिएगा जब तक 2 मिनट मेरी पेंसिल चार्ज हो जाए। द एस्टिमेट, when there is change in the estimate, ओके यहां तक तो लिख लिया आपने। अब अगली लाइन लिखिएगा, this change in estimate and this change in estimate, this change in estimate should be accounted prospectively, should be accounted prospectively, should be accounted prospectively। ब्रैकेट में लिखना इन द ईयर ऑफ चेंज, इन द ईयर ऑफ मतलब जिस साल चेंज हुआ उसी साल हम भी अपना assumption एस्टिमेट चेंज कर देंगे, यस और नो। अच्छा, डे वन पे हम कौन सी डेट पे एम्प्लॉयज को एस्टिमेट करेंगे, या तो ग्रांट डेट या फिर ईयर वन के एंड पर, यस और नो। जहां पे भी इंफॉर्मेशन क्लियरली गिवन होगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? पक्का? ओके, चलो एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में ऐसा लिखना, ये 4 डेटा तो सेम ही लिख लो। एग्जाम्पल नंबर 3, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 100, नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय 10, फेयर वैल्यू पर ऑप्शन 18 और वेस्टिंग पीरियड 3। ये पूरा लिखो। लिखे तो मेरे को एक बार कंफर्म करना चैट बॉक्स पे। हाँ लिख गया। जैसे ही आप ये एग्जांपल में अपन ने पहले क्या लिखा है, पेंसिल चार्ज होगी जब तक, एंड दिस चेंज इन accounting estimate should be accounted prospectively।
in the year of change. Is that clear to everyone? Yes or no? Yes. Example number 3. Suppose, लिखो, suppose, या आपने वो पुराना एग्जाम्पल की 4 लाइनें कॉपी कर लेना, यही वाली. सपोज भी क्यों, हम सारे एग्जाम्पल खुद से लिखेंगे. जल्दी लिखो, मेरी तरह, मेरी स्पीड मैच करो जल्दी. देखो मेरा एग्जाम्पल भी लिख गया है ना. 90 एम्प्लॉइज, कितने एम्प्लॉइज बेटा? 90. 90 एम्प्लॉइज वॉज देयर at the end of wasting period. Calculate expense per annum for all 3 years. अब हर साल के लिए एक्सपेंस पर एनम निकालना पड़ेगा. चलो डे 1 में बात करते हैं. एक्सपेंस फॉर ईयर 1 बताओ जरा. सर एक्सपेंस फॉर ईयर 1. अच्छा सुनो 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 सुनो, इस पे ना ये लाइन भी कॉपी मार लो. कौन सी वाली? ये वाली. हाँ अब ये बेटर लगेगा, थोड़ा सा मजा आएगा अब. हाँ ये देखो क्वेश्चन. कंपनी एस्टिमेट करती है दैट ओनली 80 एम्प्लॉइज विल बी देयर एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड. लेकिन एक्चुअल में कितने थे? पिछले वाले में क्या था? देखो पहले वाले एग्जांपल में क्या था? कुछ भी नहीं था एस्टिमेशन, तो पूरे 100 का बनाया. दूसरे वाले में क्या था? एस्टिमेट 80 किया और एस्टिमेट सही निकल गया. तीसरे वाले में 90 एम्प्लॉयज बच रहे हैं, एस्टिमेट अभी भी कितना था? 80. तो एक्सपेंस फॉर ईयर 1 मुझे बताओ. डे 1 पे बताओ मेरे को मैं कितने एम्प्लॉयज पे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करूं. ये नोट अपन ने पढ़ लिया है. सर डे 1 पे मुझे बताओ, डे 1 पे या ईयर एंड पे 80 एम्प्लॉयज का एस्टिमेट आपको पता है. और मैंने आपको क्या बताया था? सच एम्प्लॉयज शुड बी एस्टिमेटेड ऑन ग्रैंड डेट और ईयर 1 एंड. तो ग्रैंड डेट या ईयर 1 एंड पर आपको कितना पता है? 80 एम्प्लॉयज. तो आप ईयर 1 का एक्सपेंस कैसे बुक करोगे? 80 इंटू 10 इंटू 18 डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा 4800. ये एक्सपेंस ईयर 1 का हो गया. ठीक है. अब एक्सपेंस फॉर ईयर नंबर 2 ये निकालना है दोस्तों. ये कैसे निकलेगा? ये कुछ इस तरह से निकलेगा कि 80 इंटू 10 इंटू 18, क्योंकि अपने को लास्ट ईयर पता चला ना 90 एट द एंड ऑफ द वेस्टिंग पीरियड. वेस्टिंग पीरियड कितने साल का था? 3. तो थर्ड ईयर के एंड पे पता चला कि 90 लोग बचे. अब मुझे बताओ 3. लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये तो ओवरऑल आ जाएगा ना, इसमें से पिछले साल का लेस भी तो करना पड़ेगा. क्यूमुलेटिव है ये तो. लेस एक्सपेंस ऑफ ईयर 1. अब निकालो कितना आया. तो ये ईयर 2 का आ जाएगा.
हाँ, अगेन 4800 बचा. यस और नो? एक्सपेंस फॉर ईयर 3. नाउ मुझे एक बात बताओ, यहां पे कितने एम्प्लॉइज है? तो यहां पे आएगा 90 इंटू, बाकी सब सेम, इंटू, इंटू 2 लिखना भूल गया था मैं. हाँ, 2 साल का है और 1 साल का लेस कर दिया. यहां कितना आएगा? 3 लेस ईयर 1 और ईयर 2 दोनों का लेस करेंगे. 4800 लेस 4800, टोटल कितना हो गया? कितना आया? जल्दी बताओ. 9600, 6600. डन. 6600. तो मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस फॉर ईयर 1 कितना आप बुक करोगे? 4800. एक्सपेंस फॉर ईयर 2 कितना आएगा? 4800. लेकिन इस साल 10 एम्प्लॉय बढ़ गए, तो इन 10 की वजह से इस साल का एक्सपेंस कितना हो जाएगा? मतलब आपने इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली ऑटोमेटिकली दे दिया. यस और नो? लेकिन एक बात बताओ, ये अपन बार बार कंसेप्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो ऐसे पता नहीं कितना सारा कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो अपन ना इसके लिए एक नई चीज सीखते हैं. क्या सीखेंगे? हाँ, नहीं, तो अब एक्सपेंस पर एनम के लिए अपन एक नोट बना लेते हैं. एक तो अपन ने एक्सपेंस के रिकॉग्निशन पे एक नोट बना लिया, और उसके चेंज पर, उसकी चेंज पर भी अपन ने नोट बना लिया. हेलो, अब एक बनाते हैं अपन एक्सपेंस कैलकुलेशन पे. तो भाई जब भी मुझे निकालना है एक्सपेंस पर एनम, क्या निकालना है? एक्सपेंस पर एनम. तो मुझे क्या क्या चाहिए जरा बताना, सोच के देखो ना, मुझे क्या क्या चाहिए. ये मुझे बताओ ना. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड. जिन्होंने वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट किया वो चाहिए. इसका मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा किससे? नंबर ऑफ ऑप्शंस, यस और नो, ऑफर्ड, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस. और इनटू कितना पीरियड एक्सपायर हो गया. जैसे अपन ईयर 1 पे क्या लिख रहे थे, यहां पे ईयर इंटू 2, 2 साल हो चुके. यहां कितना लिख रहे थे? इंटू 3. तो ये क्या था? एक्सपायर्ड पीरियड इंटू एक्सपायर्ड पीरियड. लिखो. एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाई वेस्टिंग पीरियड. टोटल वेस्टिंग पीरियड जैसे अपना 3 था, तो हर बार अपन 3 से डिवाइड कर रहे थे. तो जो भी आया दैट इज क्यूमुलेटिव, मतलब टोटल एक्सपेंस. यस और नो? लिखो इसको. देन कम्स, ये क्यूमुलेटिव एक्सपेंस में लेस करेंगे अपन, लेस
दैट इज लेस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड, मतलब पिछले साल का जो एक्सपेंस था वो रिकॉग्नाइज हो चुका है, उसको एक्सपेंस को लेस रिकॉग्नाइज कर दिया, तो फिर जो आया दैट इज एक्सपेंस पर एनम। यस और नो? पर एनम यही निकालना था, और ये एक्सपेंस पर एनम के बेसिस पे ही हम एंट्री पास कर पाएंगे। यही जो अमाउंट है वो कुछ और नहीं, जिसको हम यहां पे देख रहे थे जनरल एंट्रीज के दौरान, कहां पे, यहां पे, ये वाले इसकी बात हो रही है अभी टेक्निकली, ठीक है, या इस अमाउंट की बात हो रही है, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस, तो उसके लिए एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर दिया। अब कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी अपने को समझना पड़ेगा, लेकिन अपन ने ये समझ लिया कि भाई ये पता होना चाहिए अपने को, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू कंप्लीट वेस्टिंग पीरियड, फिर नंबर ऑफ ऑप्शंस कितना दे रहे हो, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कितना दे रहे हो, एक्सरसाइज एक्सपायर पीरियड कितना है और वेस्टिंग पीरियड कितना है। इसका मतलब अब आपको एक्सपेंस यहां पे अगर मैं बात करूं इक्विटी सेटलमेंट ऑप्शन जो हमने स्टार्ट किया था, कहां पे, यहां से स्टार्ट किया था ना ओवरव्यू के बाद, हैशटैग नंबर 4, तो इसमें हमें 4 चीजें पढ़नी है, इनफैक्ट 6 चीजें। ये हो गया नंबर पार्ट 1, ठीक है। अब आ जाओ पार्ट 2 इसी में। थिंग्स टू स्टडी, कैलकुलेशन ऑफ, हमें सबसे पहले क्या सीखना है इसमें, एम्प्लॉय एक्सपेंस कैसे कैलकुलेट करना है, यस और नो। नंबर 2 हमें क्या सीखना है, उसकी अकाउंटिंग। नंबर 3 हमें कैलकुलेशन देखनी है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की। नंबर 4 हमें चेक करना है वेस्टिंग पीरियड के बारे में, वेस्टिंग पीरियड कैसे आ रहा है, वेस्टिंग पीरियड क्या होता है, सर्विस पीरियड क्या होता है, समझ में आ रहा है। ये 4 चीजें हमें सीखनी है। फिर 5वां, स्कीम में कोई चेंज हुआ, हो गया, थैंक यू, स्कीम में कोई चेंज हुआ तो उसको हम बोलेंगे मॉडिफिकेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों, हाँ, मॉडिफिकेशन। और लास्ट, स्कीम अगर कैंसिल हो गई, मतलब एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम में एम्प्लॉय ही इंटरेस्टेड नहीं रहा, तो हमें ये 6 चीजें पढ़नी है। कितनी, 6 चीजें, ओके। ये 6 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। पहला क्या पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंस, मतलब ये एक्सपेंस पर एनम। दूसरा उसकी अकाउंटिंग, मतलब जनरल एंट्रीज। तीसरा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, भाई ये भी तो जरूरी है, ये अगर गलत आया तो पूरा एस्टिमेट ही गलत हो जाएगा। चौथा वेस्टिंग पीरियड। पांचवा आगे जाके कोई चेंज आ गया, मॉडिफिकेशन इन द स्कीम इटसेल्फ। और छठवां स्कीम ही कैंसिल हो गई। हर एक स्कीम में ये सारे फैक्टर्स अपने को कंसीडर करने पड़ेंगे। ओ माय गॉड, यस। सो पॉइंट इज, यहां तक क्लियर है ये इंडेस, ओके। तो अब एक फॉर्मेट बना ले। सर ये फॉर्मेट का है देखते हो। नंबर 1 क्या पढ़ना था अपने को, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्स और पेंस। जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस पर एनम। तो मान लो 3 साल का वेस्टिंग पीरियड, तो हम कैसे करेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। हर बार अपन ऐसे नहीं निकालेंगे जैसे अपन ने अभी एग्जांपल में निकाला कि भाई ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का।
अपन ये टेबल बनाएंगे हर बार। कैसी? ये वाली टेबल। कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो। ये हो जाएगा अपना पार्टिकुलर्स। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पर्टिकुलर्स। इसमें पहला पॉइंट, पहले तो आप लाइन मार दो यहां पे। ठीक है, बनाओ इसको। अब आपको क्या क्या लिखना है इसमें देखो। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज expected expected to complete wasting period, इसको हम लिखेंगे ए। वन मत लिखना, इसको लिखना ए। बी लिखना है इसमें नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय। सी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस। सर अच्छा, कई बार ना आपको क्वेश्चन में ना, हेलो, कई बार ना क्वेश्चन में लाइन स्ट्रेट रखिएगा ना। कई बार क्वेश्चन में ना फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन नहीं दिया होगा, तो आपको क्या लेना है? अगर फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन गिवन है तो ठीक है, ठीक है। अदरवाइज अब एग्जाम में अगर हमें नहीं दिया है तो हम क्या लेंगे? एल्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है। डी, इसको मैं बोलूंगा एक्सपायर पीरियड वाली चीज को पीरियड फैक्टर। पीरियड फैक्टर किसे बोलते हैं? जैसे एक्सपायर पीरियड है, हेलो, एक्सपायर पीरियड कितना था? मान लो फर्स्ट ईयर का एक्सपायर पीरियड कितना आएगा? सर फर्स्ट ईयर में तो आप इंटू वन से ही करोगे, यस और नो। और पीरियड फैक्टर कैसे होगा? 1/3, मतलब टोटल वेस्टिंग पीरियड और 1/3। समझ में आया? 3 कितना था वेस्टिंग पीरियड, और एक्सपायर कितना हो गया? 1 साल। यहां कितना आएगा? 2/3, यहां आएगा 3/3। समझ में आया? तो ये होता है पीरियड फैक्टर। पीरियड फैक्टर कैसे निकलेगा? एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाई वेस्टिंग पीरियड। ठीक है, हो गए। थोड़ा सा इनको ना ऊपर ऊपर कर देते हैं अपन। यहां पे ये आ जाएगा, इसको बोलेंगे अपन टोटल एक्सपेंस। ये कैसे आया? तो आपने जो ऊपर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, देखो ये फॉर्मूला सही में आ गया। हर साल निकालते जाएंगे और एक ही वर्किंग नोट बना के अपन सारा एक्सपेंस निकाल सकते हैं, फिर जनरल एंट्री पास कर देंगे। जनरल एंट्री आसान है, ये एक्सपेंस निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है, बस और कुछ नहीं। फिर यहां पे क्या करते हैं? ये तो हो गया क्यूमुलेटिव एक्सपेंस, लेस करेंगे तो एक्सपेंस
ऑलरेडी रिकॉग्नाइज expense recognized, तो आ जाएगा expense for current years. ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको आप बोल दो ए, ये बी, ये सी. यहां तो कुछ भी नहीं आएगा, यहां लेस करना पड़ेगा ए और यहां लेस करना पड़ेगा बी. बोलो. पक्का ये क्लियर है पूरा? तो आज हमने जो भी पढ़ा वो सब क्लियर है पूरा? आज थोड़ा सा अपन ने कम पढ़ा है, बट जितना पढ़ा क्या वो क्लियर है पूरा? ओके. सो अपन मिलते हैं अब कल. कल अपन इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे आईसीआई स्टडी मटेरियल की. कंसेप्ट हमारे ऑलमोस्ट हो गए, बस मुझे एक बताना है यहाँ पे. अच्छा सुनो, एक्सपेंस पर एनम के बारे में अपन ने जो भी बात करनी थी ऊपर अपन ने 3 एग्जाम्पल करे. ये तीनों एग्जाम्पल यहाँ पे हो गए. एम्प्लॉय एक्सपेंस या एक्सपेंस पर एनम अपना हो गया. कल मैं आपको अकाउंटिंग बताऊंगा, उसके बाद अपन इसके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को देखेंगे और फिर क्वेश्चंस करेंगे, फिर वेस्टिंग पीरियड देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉडिफिकेशन देखेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, कैंसिलेशन, क्वेश्चन. ये खत्म हुआ 2 दिन के अंदर, मतलब अगले 4 दिन के अंदर अपने ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ सीई फाइनल. ओके, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू एवरीवन. चलिए, सो ऑल माय डियर फ्रेंड्स, विल सी यू टुमारो. ओके, आज जो भी पढ़ा अपन ने एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिएगा. सारे बेसिक्स ऑलमोस्ट हमारे खत्म होने पे आ गए यहाँ पे. ओके, चलिए बाय, गुड डे.